A very good afternoon to everyone. Let's dive into today's newspaper analysis. More of our general style, which was dependent more on editorial, I have shifted for today to newspaper analysis or giving you the analysis of news, respective of the paper it has came into. And the reason behind that is that कि आज इतना ज़्यादा editorials में अगर हम देखें, so there have been conversations about things which we have already covered in detail in last 15 like 10 or 15 days. और यही होता है पता है जब हम एडिटोरियल बोलते हैं ना कि बच्चे लगा देते हैं 2-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में एडिटोरियल पढ़ने में आप 1 महीने अगर शिद्दत से एडिटोरियल्स पढ़ लेंगे ना आपको रियलाइज होगा कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट एडिटोरियल्स जो होते हैं वो रेपिटेटिव हो जाते हैं जैसे आज एक्सप्लेन सेक्शन में आया है ट्रम्प के टैरिफ का जो ट्रम्प टैरिफ है और ग्लोबल वॉर है ये एक ऑन गोइंग इशू है ट्रेड इशू है ऑन गोइंग इशू है बहुत कंटेम्प्रेरी है और बहुत ज्यादा इस पे बात हो चुकी है इसका इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड राइट इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड कि कैसे जो ट्रम्प टैरिफ है या फिर कैसे जो ये ग्लोबल ट्रेड वॉर है ये इंडिया को इम्पैक्ट करेगी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हैम्पर करेगी तो वो जब ये ऑनगोइंग न्यूज थोड़ा सा पुरानी हो जाती है ना तब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं या तब आप इसको कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हो कि अच्छा इंडिया की जो आरबीआई है या फिर इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो कैसे चेंज हो रही है इसके अराउंड इस टैरिफ के अराउंड इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहेगा टैरिफ पे इंडिया के रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया भी चाइना की तरह यूज करेगा या फिर ये यूरोपियन यूनियन की तरह जाएगा जो 0% टैक्स पे आ चुके हैं उनकी बात हुई है राइट तो ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे जब इंडिया का कोई रिस्पॉन्स आएगा जिससे हम इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज हैं या फिर इंडिया के साथ क्या होगा उसके ऊपर बात कर सकें तो इसीलिए हमें वेट करना चाहिए सही टाइम के लिए और उसके बाद हमें इन सारे आर्टिकल्स में पढ़ना चाहिए हाँ ये जरूर बात है कि अगर आप बिल्कुल ही नए हैं अपनी प्रिपरेशन में और आपको जानना है कि क्या होता है ग्लोबल ट्रेड वॉर या क्या होता है रिसेशन अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना है तो आप ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी की वजह से आप वो पढ़ सकते हैं बट ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत ऑन गोइंग आर्टिकल्स हैं सो दे आर गोइंग टू स्टे वक्फ बोर्ड पे मैं एक अलग से पूरा एनालिसिस बनाऊंगी कि वक्फ क्या होता है वक्फ बोर्ड क्या होता है और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसके ऐसे और कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी कंट्रीज है जहाँ पे ये हुआ है और भी बहुत सारी चीज सेक्युलरिज्म पे जो डिबेट है उसको लेकर के एक बहुत ही मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उठा के चलने वाला है एक और बात कर लेते हैं मैंने एक शॉर्ट्स में जरूर मेंशन करा था एंड आज की न्यूज़पेपर में भी है तो मैं आपको ये जरूर मेंशन कर देती हूँ एक ऐसी न्यूज है जो मुझसे मिस हो गई है इस प्रेजेंटेशन में वो है एंटायर नीट बिल जो कि तमिलनाडु की असेंबली ने पास किया था ये पास तो डे बिफोर यस्टरडे ही हो गया था एंटायर नीट बिल क्या होता है कि उस असेंबली ने पास करा है कि जो नीट होगा नीट एग्जामिनेशन जो है जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और के लिए एडमिशन का क्राइटेरिया है जो सेंटर की तरफ से करवाया जाता है उसको इन्होंने एंटायर नीट बिल मतलब जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स होंगे उनको बेसिस ऑफ देयर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दैट टू जो तमिलनाडु बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे सिलेक्शन दिया जाएगा एंड तमिलनाडु हैज अ हिस्ट्री ऑफ गोइंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन उसका उनका ऐसा मानना है कि ये बहुत ज्यादा मतलब नेग्लेक्ट करता है जो रूरल पॉपुलेशन होती है उनको एंड दे आर ब्रेन्स हु कैन बिकम अ बेटर डॉक्टर just because they cannot qualify NEET because of its nature doesn't mean they do not have it in them तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए करा गया है ये डिबेट स्पार्क करता है फेडरलिज्म एंड कितना कंट्रोल है स्टेट का कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर और जहां तक मुझे लगता है गवर्नर के पास ये बिल जा चुका है गवर्नर कैन ईदर लाइक रिजेक्ट दिस बिल और दे कैन ही कैन ईदर गिव असेंट टू दिस बिल और लाइक अगर वापस से दिया जाता है तो दे कैन गवर्नर कैन फॉरवर्ड दिस बिल टू दी सेंटर एंड सेंटर अगर इंटरवीन करती है या फिर सेंटर जो है वो कोर्ट में जाती है तो कोर्ट पे फिर देख लेते हैं क्या होता है तो दिस इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग डिबेट इस पे इसलिए मैं इतनी बात नहीं कर रही होगी बिकॉज दिस इज एन ऑन गोइंग डिबेट आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट यू शुड नो दिस हैपेंड राइट दिस हैपेंड एंड नाउ लेट्स जस्ट टेक अ सीट बैक एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है या कोई सेंटर का स्टेप आता है या कोई और ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे हम किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सके तो हम इस पे पढ़ेंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशन की ये एक आईआर का टॉपिक है इस पे हम बात कर सकते हैं अभी आपको पता है इंडिया श्रीलंका यूएई ने एक ट्राइलेटरल एनर्जी कोलैबोरेशन करा है ठीक है वो त्रिनकोमाले जो पोर्ट है उसको एज एनर्जी हब डेवलप करने के लिए उसमें इंक्लूड करा जाएगा कंस्ट्रक्टिंग अ मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन और रिफर्बिशिंग एन ओल्ड फ्यूल टैंक फार्म ठीक है
तो इसका त्रिनकोमाले का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन इज इन द इंडियन ओशन मेक्स इट आइडियल पॉइंट फॉर एनर्जी ट्रेड एंड मिलिट्री नेवल एक्टिविटीज. Energy hubs such as these help secure maritime trade routes crucial for India's energy. एनर्जी डिप्लोमेसी की भी बात हो रही है इस मूव के साथ में कि द मूव हाईलाइट्स इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. कोलैबोरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स projects help secure access to energy resources and ensure regional dominance over energy trade routes. ठीक है. This is particularly crucial in the light of China's growing influence in the region. अच्छा, अब चाइना ने क्या करा है? चाइना ने भी डील साइन करी है श्रीलंका के साथ में. चाइना की ये जो डील है श्रीलंका के साथ में, ये क्या है? इट इज समथिंग ऑफ लाइक $3.2 billion की डील साइन करी है चाइना ने. और उसमें चाइना भी हम्म, उसमें चाइना भी ऑयल रिफाइनरी जो है श्रीलंका में, उस पोर्ट पे ऑयल रिफाइनरी के लिए हम्बनटोटा जो ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उस पे चाइना काम करेगा. highlighting an island nation's strategic importance to multiple regional powers. तो श्रीलंका ने इंडिया के साथ साइन करा है, यूएई के साथ साइन करा है एमओयू. साथ में उसने चाइना को इग्नोर भी नहीं करा. तो ऑफ कोर्स क्लियर है श्रीलंका का स्टैंड कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूं तो मैं चाइना का दुश्मन हूँ. इट इज मेंटेनिंग इट्स लाइक उनके, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना चाहती है कि हम दोनों के ही फ्रेंड है. हमें कोई मतलब नहीं है आपके आपसी जो भी रंजिशें हैं या फिर आपके आपसी जो भी ट्रेड वॉर चल रही है, आपका जो भी आपस में मतभेद है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हम दोनों के ही सगे. ठीक है. श्रीलंका को ये भी अच्छी तरह से पता है कि चाइना की जो पॉलिसीज है, डेब्ट ड्राफ्ट पॉलिसीज है, तो वो उससे बाहर निकलने के लिए वो और कंट्रीज के ऊपर भी अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को शोकेस करना चाहता है. और एक मैसेज भी दिया जाता है, सॉफ्ट पावर मैसेज, कि वी आर नॉट जस्ट ओनली डिपेंडेंट ऑन यू, वी ऑल्सो हैव अदर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स. ठीक है. अब इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस भी रहे हैं चाइना के. इंडिया हैज हिस्टोरिकली इन्वेस्ट सॉरी श्रीलंका के साथ. इंडिया हैज हिस्टोरिकली इन्वेस्टेड इन श्रीलंका's infrastructure such as पल्ला एयरपोर्ट जो है उनका has often been Sri Lanka's first responder in times of crisis with a natural or political, जैसे श्रीलंका की सिविल वॉर हुई है ना. तो ये जो सारे इश्यूज है इस पे हम बात बात ध्यान रखेंगे. अब जो यूएई का एक एंगल आया है इसमें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट की. कि यूएई ने जो की पार्टनर इमर्ज हो रहा है, यूएई इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट में, वो भी एनर्जी सेक्टर में, ये बहुत एक अच्छी बात है. ये कोलैबोरेशन सिग्निफाई करता है शिफ्ट टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइड एनर्जी पार्टनरशिप. इंडिया जो है वो एनर्जी के लिए सिर्फ पहले, आज से पहले तक देखा जाए अगर कुछ समय पहले तक, तो इंडिया के कुछ की पार्टनर्स हुआ करते थे. रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यूएसए भी हो गया. तो की पार्टनर्स होते हैं. अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है. इंडिया इज नॉट जस्ट टेकिंग एनर्जी हेल्प और एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम जस्ट वन कंट्री. इट इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई कि भाई मैं, मान लो मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से भी करूंगा, यहाँ से भी लूंगा. मुझे किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना. मान लो ये एक कंट्री है. लेट्स नॉट नेम एनी कंट्री एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ए बी सी डी ई एफ जी, ये मान लो ये कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं, इस पे इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी है. लेट्स अज्यूम दैट. और ए कंट्री जो है उससे इंडिया के रिलेशंस फॉर सम रीजंस, बी इट पॉलिटिकल और बी इट कल्चरल और बी इट जस्ट अ पर्सन हु इज, whosoever is the leader of the A country has some rhetoric motives or benign motives for India. तो उसने कुछ तो लाइक दे हैव माइट हैव डन समथिंग, और कुछ ऐसा इंडिया को इस कंडीशन में ले आए कि उनके साथ में जो डील है ये कंटिन्यू नहीं हो सकती है. बट अगर इंडिया का सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ए होता तो इंडिया परेशान हो जाता. अब हम क्या करें? हमें उनके नॉर्मल डिमांड्स को मीट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. इंडिया ठीक है, कहता है चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, बाय बाय. तुमसे मेरा 20% का नाता था, अब मैं वो 20% है वो इन कंट्री में डिवाइड कर दूंगा, किसी एक कंट्री पे लोड भी नहीं पड़ेगा और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी. समझ रहे हो? तो इंडिया अपने जो रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग. और ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में तो ये प्रूव हो चुका है कि करना चाहिए. यूरोपियन यूनियन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर कोल्ड रिसोर्सेज इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन रशिया. एंड बाइकॉट तो कर दिया रशिया को, बट फिर रियलाइज हुआ कि यार बिजली नहीं आएगी अगर हम रशिया से बात नहीं करेंगे. तो तुम कोयला तो हमको ही दे ही दो, हम कर लेंगे. इसलिए ईयू जो है वो करा रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ. ठीक है.
तो एक तो ये हो गया। अब अगली बात करते हैं चैलेंजेस इन इंडिया कॉटन इकोनॉमी। ये इस आर्टिकल पे भी हम बात कर चुके हैं, ये वापस से हाईलाइट हुआ है। इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन है 2024-25 के लिए is forecast to fall its lowest over a decade, affected by pest outbreaks, water scarcity, and rising cost. Decline of cotton industry emphasize करता है growing vulnerabilities in India's agriculture sector. Issues like monsoon variability, pest infestation, soil degradation, long-term sustainable solution. इस बारे में भी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जहां हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करी थी कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो मतलब इंडिया में कॉटन के लिए बीटी कॉटन के बाद में इंडिया में कुछ और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, हालांकि जहाँ पे दुनिया जो है वो मूव फॉरवर्ड कर चुकी है अलग तरीके के क्रॉप स्टैंडर्ड्स पे, और इसलिए जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। दिस इज ऑल्सो रीजन, है ना। दिस impacts India's global agriculture standing, particularly in cotton production. Cotton and textile industry का impact क्या है? Cotton is vital to India's textile industry, which employs millions and is a major export product. A decline in cotton production could lead to a rise in cotton imports, reducing the competitive edge in India's textile market. Farmers and economic distress पे भी बात करते हैं। See, this also brings to our attention that the ongoing agrarian distress in India, particularly for cotton farmers, it highlights the need for stronger insurance schemes, better better pest management, and government intervention to mitigate income losses. है ना? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड कॉटन्स रोल। Cotton has been a major crop in India, especially since the Green Revolution, which increased the yield. However, post Green Revolution, challenges like excessive use of pesticides and water-intensive farming methods have led to ecological and economic strain. India, as the world's largest producer and exporter of cotton, has seen fluctuations in the market based on global conditions. The US-China trade war, for example, has also influenced India's cotton exports. हमें अब डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की जरूरत है। India's dependence on limited number of crops like cotton makes it vulnerable to price fluctuations and climate risk. So the focus must shift towards diversified crop cultivation with adequate risk management strategies for farmers. अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। आज तो फटाफट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज के आपको बस की कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐसा अगर हो जिसके बारे में हमें पढ़ना ही है या हमें जानना ही है, तो वो डेफिनेटली आई कवर। ये साइंस एंड टेक का एक आर्टिकल है कि शिंगल्स वैक्सीन एज पोटेंशियल डिमेंशिया प्रिवेंटिव ग्राउंड ब्रेकिंग इंसाइट। क्या है ये? रिसर्च ने इंडिकेट करा है कि जो शिंगल वैक्सीन में लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया बाय ओवर 20%, बाय 20% ओवर 7 years। तो शिंगल्स वैक्सीन कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, डिमेंशिया क्या होता है ये सबको पता है कि डिमेंशिया क्या होता है और क्यों इसका वैक्सीन निकालना जरूरी है, और क्या मतलब है इसका रीजन, ये आइडिया है लोगों को? चलिए डिमेंशिया की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू एच ओ ने 2017 में, अगर हम डिमेंशिया की बात करें, एक कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, कि डब्ल्यू एच ओ ने 2017 में ग्लोबल डिमेंशिया एक्शन प्लान भी निकाला था। क्यों निकाला था ये ग्लोबल डिमेंशिया एक्शन प्लान? क्या था ये? हाँ, डिमेंशिया जो होता है एक सिंड्रोम होता है, यूजुअली क्रोनिक। इट इज अ सिंड्रोम। डिमेंशिया क्या होता है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख रही हूँ, आप बस समझ लीजिए। इट इज जनरली अ सिंड्रोम, इट इज यूजुअली क्रोनिक एंड या फिर प्रोग्रेसिव होता है नेचर। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर दैट लीड्स टू डिटेरियोरेशन इन कॉग्निटिव फंक्शन। मतलब हमारा
थॉट्स को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है उसको ये डिले कर देता है या खत्म कर देता है beyond what might be expected from the usual consequences of biological aging. एजिंग के साथ में क्या होता है ना, हमारी थोड़ी सोचने मतलब our brain functions a little slower, which is normal and which is fine. कई बार होता है, हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं जल्दी से। जैसे मोबाइल फोन्स हैं, बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी है। आज भी अगर आप किसी एक 60-70 ईयर के इंसान को फोन यूज करते हुए दिखेंगे, दे कैन यूज द फोन, देयर इज नो हार्म दैट। बट हो सकता है हमें उन्हें मल्टीपल टाइम्स बताना पड़े चीजें। और बच्चे कई बार होते हैं जो झुंझुला जाते हैं इस चीज से, लेकिन आपको ये बात नहीं रियलाइज कर रहे हो कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनकी जो कॉग्निटिव ब्रेन है वो थोड़ा स्लो फंक्शन करना शुरू हो जाता है, विच इज सिम्टम ऑफ एजिंग, विच इज ऑल्सो फाइन, है ना। बट डिमेंशिया के साथ क्या होता है कि वो डिटेरिएट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को बियॉन्ड व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजुअल कॉन्सिक्वेंस। ये मेमोरी को इफेक्ट करता है, सोचने समझने की शक्ति को इफेक्ट करता है, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कैलकुलेशन, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज, जजमेंट, सबको ये करता है। कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करता, आप बेहोश नहीं हो सकते हो। 65% of total deaths, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, which when I read about it, I was amazed by it. I was also very sad by it. 65% of total जो deaths होती हैं dementia में, that is females. And disability adjusted life years जो होते हैं due to dementia are roughly 60% higher in women than men. ठीक है। इसका सिम्टम होता है मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, विजुअल परसेप्शंस होते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू फोकस ऑन पे अटेंशन। पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है, जैसे डिप्रेशन, एजिटेशन, पैरोनिया, मूड स्विंग्स, ये सब भी होता है। ब्रेन सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तब डिमेंशिया अगर कर सकता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय हेड इंजरी, अ स्ट्रोक, अ ब्रेन ट्यूमर और ड्यू टू एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट करेंटली, जब ये रिपोर्ट आई तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अब हम बात करते हैं क्या है ये शिंगल्स वैक्सीन और क्यों इसको इतना मतलब ऐसे देखा जा रहा है कि यार ये तो मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आ गई है मार्केट में वगैरह सब कुछ। तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन और डिमेंशिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो शिंगल्स वैक्सीन जो होती है उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो रिड्यूस कर सकती है रिस्क ऑफ डिमेंशिया, पॉइंट्स टू ग्रोइंग इन द फील्ड ऑफ न्यूरो इम्यूनोलॉजी। न्यूरो इन्फ्लेमेशन एक रिकग्नाइज्ड फैक्टर होता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स। ये वैक्सीन रीइंफोर्स करती है आइडिया को कि लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर इमीडिएट पर्पस, और ये प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर को भी हेल्प करती है। ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे करती है, लाइक हाउ डज शिंगल्स वैक्सीन वैक्सीन फंक्शंस, हम इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाउ डज इट फंक्शंस, हाउ डज इट फंक्शन। देखिए, मैं बहुत निटिविटीज में नहीं जाना चाहूंगी, बट शिंगल वैक्सीन जो होती है वो प्राइमरीली जो होती है उसका फंक्शन होता है आपके इम्यून सिस्टम को, by stimulating the immune system to provide protection against zoster virus or VZVs. ठीक है। The same virus जो chickenpox cause करता है। After a person recovers from chickenpox, the virus can remain dormant in the nervous system for many years. However, in some individuals, the virus can reactivate later, causing shingles, also known as herpes zoster. Shingles is a painful condition that typically manifests as a rash with blisters, often affecting one side of the body. फंक्शन कैसे करता है, शिंगल वैक्सीन जो होती है, श्रिंगरिक्स हो गया, जोटावैक्स होगी, ये कंटेन करती है कंपोनेंट ऑफ द वर्साला जोस्टर, ऑफ द वर्साला जोस्टर। वर्साला जोस्टर क्या है, जो पहला वायरस है, सेम एज चिकन पॉक्स, ठीक है। वायरस और द लाइव
attenuated virus, depending on type of vaccine. These vaccines help in the immune system recognize and fight the virus if it reactivates. तो reactivation पे ये जो वैक्सीन है ये काम करती है। वैक्सीन स्टिमुलेट करती है पर्टिकुलरली टी सेल्स को, जो क्रूशल जो प्ले करते हैं हमारे वायरल इन्फेक्शन में। ये जो टी सेल होते हैं ये बॉडी में रहते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, कैन क्विकली रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वर्सेरस जोस्टर वायरस इफ रिएक्टिवेट्स। ओवर टाइम इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी होती है टू फाइट द वायरस वो डिमिनिश हो जाती है, पर्टिकुलरली एज पीपल एज। तो शिंगल वैक्सीन जो होती है वो बूस्टर की तरह भी एक्ट करती है, इनहांसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स टू द डॉर्मेट वायरसेस। और ये वैक्सीन जो है ये रिड्यूस भी करती है सीवियरिटी, रिड्यूस सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ शिंगल्स। ठीक है, दो तरीके की होती हैं, श्रिंग्रिक्स और जोटावैक्स, इस पे नहीं जाना है। Why to get the vaccine? As individuals age, particularly after 80, the immune system become less effective at keeping the virus down. The shingles vaccine helps boost the immune system's response to the virus, significantly reducing the risk of developing shingles. Even if someone develops shingles after being vaccinated, the vaccine has shown to reduce the severity of the symptoms, a risk of complication and long-term nerve pain associated with the shingles. ठीक है, तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को वर्क करती है और डिमेंशिया रिस्क को भी कम करती है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है, जिसके बारे में। और अगर डिमेंशिया क्योर हो जाता है या फिर डिमेंशिया का आप प्रिवेंट कर लेते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा है आजकल वर्ल्ड में, कि हम प्रिवेंट ही कर लें यार डिसीज। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंशन की जो वैक्सीन है वो आ रखी है, तो ये प्रिवेंशन इज एनी विच वे बेटर देन क्योर। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा की, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार। ऑपरेशन, हमें इससे क्या याद रखना है, हमें उसका नाम याद रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च करा प्रोवाइड करने के लिए एड एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार फॉलोइंग द अर्थक्वेक दैट डिवास्टेटेड द रीजन। ठीक है, इससे इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी के बारे में पता चल रहा है, डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म के बारे में पता चल रहा है कि कैसे एनडीआरएफ हो गया, या एनडीआरएफ विच इज द बेस्ट इक्विप्ड इन द रीजन, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड इन द रीजन, कैसे वो हेल्प करे डिजास्टर मैनेजमेंट में। और इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो रहे हैं वो कितने ज्यादा रहे हैं, मतलब 2015 में अगर नेपाल में earthquake की बात हो, 2004 में सुनामी मालदीव्स में बात हो, कहीं भी बात हो, इंडिया हमेशा अपने जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनको हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू दीज असिस्टेंस। ठीक है, और बायलेटरल रिलेशंस भी स्ट्रेंथन होंगे, which had like म्यांमार से स्पेसिफिकली, जो कि एक कंपटीशन जोन है चाइना के लिए। अभी इसके बारे में यही बात है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, बिम्स्टेक जॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। बिम्स्टेक की चौथी जॉइंट मैनेजमेंट डिजास्टर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इट ऑल्सो एम्स टू इनहांस द कलेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स इंक्लूड कैपेसिटी ऑफ मेंबर नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। बिम्स्टेक का जो इनिशिएटिव है ये बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स। This exercise will improve the interoperability of disaster response mechanism in a region prone to cyclone, earthquake and floods. अब अर्थक्वेक जो है अगर वो आया है तो उसको नहीं पता है कि यहाँ इंडिया है और यहाँ नेपाल है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ चाइना है। जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है तो टेक्टोनिकली हमने डिवाइड नहीं कर रखा है दुनिया को, हमने हाइपोथेटिकली ऑन द मैप्स डिवाइड कर रखा है इंडिया को। तो जब कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हिट करता है ना किसी रीजन पे, तो वो सब जगह आता है। सुनामी आएगी ना अगर इंडियन ओशन में, तो वो श्रीलंका को नहीं बख्शेगी कि श्रीलंका दूसरी कंट्री है। वो जितनी ज्यादा इफेक्ट केरला को या तमिलनाडु को देगी उतना ही श्रीलंका पे भी आएगा उसका इफेक्ट। तो इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, और जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज होती हैं या फिर जब एक तरीके से इंटरऑपरेटेबिलिटी होती है ना कंट्रीज के बीच में, तो एक अच्छा सिस्टम बनकर आता है। ठीक है, beyond disaster management, BIMSTEC is an important regional security framework that can address a range of challenges, including terrorism, climate change, non-traditional security threats. तो ये भी एक तरीके से रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बिल्ड करा जा रहा है बिम्स्टेक के थ्रू। अच्छा, बिम्स्टेक जो है वो 1997 में फाउंड हुआ था। It has grown into a significant platform for cooperation of Southeast and Southeast Asian countries. While initially focused on economic cooperation, अब इसने अपना जो horizon है वो broader कर दिया है। ठीक है, ये
आपके आज के आर्टिकल से एक लास्ट है, वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो बिहार में होगा। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एंड सिंस फिल्म्स आर अप्रोचिंग, आपको ये थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। 2025 का जो खेलो इंडिया है वो बिहार में होगा। ये एक तरीके से ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो लीड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भी एक कोशिश है, और इंडिया की एक लॉन्ग टर्म स्पोर्टिंग लेगेसी रही है। तो उसमें भी इंडिया और अच्छे तरीके से कैसे ओलंपिक्स में हेल्प कर सके, ओलंपिक्स में परफॉर्म कर सके। तो जब ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, नंबर ऑफ एथलीट ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी मेडल लेने की जो कैपेसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। बस आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।